नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। याद कीजिए 2004 का वो पल जब राहुल गांधी जी पहली बार सांसद का इलेक्शन लड़ते हैं और वो अमेठी से भारी मतों से भी जीत जाते हैं। लेकिन उस समय की कांग्रेस और 2004 से 2024 की कांग्रेस में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। 2014 और 2019 के भारी मतों से जीती हुई बीजेपी एक तरीके से हिंदुत्व की राजनीति करती थी और कांग्रेस अगर 2014 से पहले की जाइए या कह लीजिए 2024 से पहले की जाइए तो कभी भी जातिगत राजनीति कभी उसने नहीं की। 2004 से 2024 के अगर सफर को हम राहुल गांधी का देखें तो राहुल गांधी जी भी कभी भी जातिगत राजनीति पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर आप भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोनों को अगर आप देखें तो राहुल गांधी के मन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है और उनको लगता है कि कुछ विशेष ऐसी जातियां हैं जो आज भी देश के इतने साल के आज़ादी के बाद भी आज़ाद नहीं हैं और एक तरीके से कह लीजिए कि गुलामी में ही अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। बस वहीं से राहुल गांधी का मन परिवर्तित हो जाता है और वो विशेष रुचि रखना शुरू कर देते हैं जातिगत राजनीति में। यानी कि कह लीजिए अखिलेश यादव जी का जो नारा दिया गया था PD यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और एक चीज उसमें और जोड़ लीजिए, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की राजनीति राहुल गांधी ने शुरू की। बस राहुल गांधी जी या कह लीजिए कांग्रेस ने अपना विचार जैसे ही बदला वैसे ही बीजेपी के खेमे में खलबली शुरू हो गई और 2024 के इलेक्शन में ये किया गया प्रयोग भी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। जो राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस ने अपनी बदली है और छत्रपों के साथ उनका जो गठबंधन इतना स्ट्रांग है, इसी को देखकर बीजेपी और आरएसएस में एक खलबली सी मच गई है। आरएसएस 2 दिनों के अपने बैठक में है केरला में और आज वो इस बैठक में मजबूर है सोचने के लिए कि क्या मोदी जी को आने वाले समय में प्रधानमंत्री रखा जाए या बीजेपी का जो संगठन है उसको कौन संभालेगा। इस पर एक विचार, एक गूढ़ विचार, मतलब एक डीप एनालिसिस चल रही है आरएसएस के अंदर, क्योंकि आरएसएस को पता है कि जिस विचारधारा पर कांग्रेस आज तक चली है उस विचारधारा को तोड़ना या उस विचारधारा के वोटर्स को अपने साथ मिलाना तो आसान था, लेकिन जो 2024 में राहुल गांधी ने प्रयोग किया है जिस विचारधारा का, उस विचारधारा में सेंध लगाना बहुत मुश्किल है और उल्टा इंडिया गठबंधन बीजेपी के वोटर्स का या आरएसएस जो समर्थक लोग हैं उनमें सेंध बहुत बड़ा लगा सकती है, यानी डेंट लगा सकती है। और अगर सोचा जाए तो 2024 के इलेक्शन में बहुत बड़ा डेंट लग चुका है और आरएसएस के जो पीडीए समाज को बिलोंग करने वाले लोग, यानी पीडीए समाज के जो लोग आरएसएस के समर्थक थे, उनको ये समझ में आ चुकी है बात और वो आज की डेट में पीडीए समाज में जाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग पीडीए समाज में जा चुके हैं। क्योंकि अगर आप विगत 2024 के इलेक्शन को देखें तो जो अखिलेश यादव का कभी रूप देखा जाता था कि यादव समाज के लिए सिर्फ करते हैं या उनके आने से यादव समाज उग्र हो जाता है, वो आज कहीं नहीं दिखता है। जबकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग तो 2024 में अखिलेश यादव ने ऐसा जोड़ा, ऐसी बॉन्डिंग की है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी आपको ऐसी दिख रही होगी कि बीजेपी में ऐसी कोई जोड़ी आपको नहीं दिखेगी। अगर इंडिया गठबंधन के 4-5 बड़े घटक का नाम लिया जाए, उन घटक में से बीजेपी के पास आज की डेट में कोई घटक नहीं है जो कि एनडीए गठबंधन में बड़ा चेहरा और रहना भी चाहता हो। मजबूरी वश अगर कोई रह रहा है तो रह रहा है, नहीं आज सारे लोग चाह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को छोड़कर इंडिया गठबंधन की ओर वापस हो जाएं। अगर आप बिहार की बात सोच रहे हैं तो बिहार में नीतीश कुमार जी आज भी चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हो जाएं। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू भी चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि याद कीजिए 2018 में इसी अमरावती के प्रोजेक्ट के लिए जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था तो चंद्रबाबू नायडू ने बजट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया था और उल्टा उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। तो चंद्रबाबू नायडू को पता है कि बीजेपी का चरित्र क्या है। इसी क्रम में अगर आप देखिए तो आज महाराष्ट्र की राजनीति भी इसी तरीके से करवट बदल रही है, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे जी सीएम है उनको पता है अगर अपनी राजनीति को जीवित रखना है तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनको लड़ना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा सीटें
उन्हें जीतनी भी पड़ेगी ताकि वो बीजेपी को दबा सकें। अगर बीजेपी उनसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, चाहे वो 40 सीट बीजेपी पाए या 50 सीट पाए, तो ये मान के चलिए एकनाथ शिंदे जी का राजनीतिक सफर खत्म और एनसीपी के अजीत पवार जी का तो राजनीतिक सफर लगभग खत्म माना ही जा रहा है। और एनसीपी के अजीत पवार जी आज की डेट में ये चाहते हैं कि वो किसी तरीके से पुनः घर वापसी कर लें, लेकिन उनके समर्थक, उनके वोटर अब उनको ये नहीं अनुमति दे रहे हैं कि वापस जाइए, क्योंकि वापस जाने पे भी उनका राजनीतिक सफर खत्म ही होना है और रहने पर भी उनका राजनीतिक सफर खत्म होना ही है। अब मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं, अभी विगत एक या कह लीजिए 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे जी ने बीजेपी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को ये बोला है कि इस बार मैं या आप, यानी कि अब आप समझ लीजिए कि उद्धव ठाकरे जी सीधे ये बात बोल रहे हैं कि सीएम फेस इंडिया गठबंधन का मैं हूं और इस बार मेरा टारगेट ये है कि कम से कम जो शरद पवार जी ने एनसीपी के बोला है 225 सीट, वहां तक हम अपनी महाविकास आघाड़ी या कह लीजिए इंडिया गठबंधन को पहुंचाएं या उससे भी ज्यादा सीट ले आए, ताकि देवेंद्र फडणवीस जी की भी राजनीति खत्म हो जाए। क्योंकि ये वही देवेंद्र फडणवीस हैं जिन्होंने ये बात बोला था कि मैंने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ लिया, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है अपने अनुसार। आज अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी सर्वे हुए हैं उस सर्वे में इंडिया गठबंधन को लगभग 190 से 210 सीट मिलने की उम्मीद है। और अगर यही जिस तरीके से बीजेपी चल रही, चूंकि बीजेपी के पास कोई आज की डेट में मुद्दा नहीं है और मुद्दे को ढूंढ रही है, और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सामाजिक ताना बाना बुनकर आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि 225 का नारा कहीं बहुत दूर नहीं दिखता। इसीलिए उद्धव ठाकरे जी ने डायरेक्ट एक बार बहुत पहले मोदी जी पर अटैक किया था कि आप आके एक बार प्रचार कीजिए, मैं आपके सामने दिखूंगा और कोई नहीं। यानी कि उस समय भी उन्होंने ये बात बोली थी कि मेरी लड़ाई है महाराष्ट्र की, यानी कि उस शिवसेना की लड़ाई है जिसको आपने छिन्न भिन्न कर दिया था। और आज उन्होंने डिप्टी सीएम को आड़े हाथों लिया। इस बात पर गौर कीजिए कि बीजेपी के लोगों को ही आड़े हाथे ले रहे हैं या बीजेपी के लोगों को ही डायरेक्ट ये बात बोल रहे हैं। यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी को इसलिए बोल रहे हैं कि वो स्टार प्रचारक बन के आएंगे, और डिप्टी सीएम को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिप्टी सीएम ही हो सकता है महाराष्ट्र के इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में एनडीए गठबंधन की तरफ से चेहरा हो, या बीजेपी हो सकता है एकनाथ शिंदे से भी हाथ हटा ले। और एनसीपी को तो पहले से ही चाह रही है कि अजीत पवार जी को साथ नहीं रखना, और रहेंगे भी तो मुश्किल से 15-20 सीट ही उनको देगी, क्योंकि 2024 के केंद्र के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में वो मात्र 1 सीट पाए हैं। अगर उसी फॉर्मूले को समझे तो 8-10 सीटों से ज्यादा उनको इलेक्शन में सीटें नहीं मिलेंगी आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में। यहीं से बात शुरू हो जाती है कि क्या एकनाथ शिंदे जी, जो कि अभी विगत कुछ महीनों से ही या कह लीजिए 25-30 दिनों से कभी लाडला भैया और कभी लाडली बहना का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और अपने वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पूरे वोटरों को ये पता है कि ये मैनिफेस्टो इंडिया गठबंधन का था 2024 में, उसी का नाम बदल के परोसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परोसी गई योजनाएं हैं, इसमें कहीं भी बीजेपी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता, कोई टिप्पणी नहीं आती कि हाँ ये सही है या गलत है। यानी कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में उन चीजों को नहीं रख रही। यहीं से कहीं ना कहीं ये नजर आना शुरू हो जाता है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी अंदर खाने ये चाह रही है कि वो महाराष्ट्र का इलेक्शन अकेले लड़े, ना कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ या एनसीपी के अजीत पवार के साथ लड़े, क्योंकि 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बीजेपी को यह समझ में आ चुका है कि कहीं ना कहीं सहानुभूति उद्धव ठाकरे जी के साथ है। और जब उनका चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे के पास था तो भी वो उतनी सीट नहीं जीत पाए जितनी कि उद्धव ठाकरे जी जीते हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जीती। और आज तो पूरे देश में ये माहौल है कि लोग इंडिया गठबंधन को ही पसंद कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन को नहीं। तो हो सकता है कि और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़े, और अगर कहीं वो एनडीए गठबंधन के अपने घटक के साथ लड़ती है तो सीट बंटवारे को लेकर कुछ ना कुछ पेच फंसेगा, जिसकी वजह से बीजेपी को और घाटा सहना पड़ सकता है। बस यहीं से बात शुरू हो जाती कि क्या महाराष्ट्र के इलेक्शन में
एनडीए गठबंधन साथ लड़ेगा या फिर बीजेपी। और इस बात को इंडिया गठबंधन बखूबी समझ रहा है कि बीजेपी अकेले लड़ने की कोशिश कर रही है एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार के साथ। अब वो गठबंधन आगे नहीं चलाना चाहती है। यही सब चीजें अगर आप देखिए तो आरएसएस के अंदर भी ये बात चल रही है कि क्या आने वाले समय में कहीं भी इलेक्शन हो उसका चेहरा मोदी जी को बनाया जाए या फ्यूचर में भी मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाकर किसी और को पद में दिया जाए। यानी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में भी एक अंदर ही अंदर घमासान चल रहा। इसका एक और जीवंत उदाहरण है कि अभी नितिन गडकरी जी ने अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है कि जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है उसका 18% जो जीएसटी लगाई जा रही है उसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि आम जनता या कह लीजिए जो आरएसएस के बहुत समर्थक लोग हैं वो इस चीज को कतई नहीं चाह रहे हैं। अब आप खुद समझिए, बीजेपी के ही एक नेता बीजेपी के ही वित्त मंत्री को एक चिट्ठी लिखते हैं, यानी कि वो ये बात अपनी मीटिंग में नहीं कह सकते। चिट्ठी इसलिए उन्होंने लिखी ताकि ये सार्वजनिक हो और आरएसएस का कहीं ना कहीं उनके पीछे सपोर्ट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को सपोर्ट है। और उस सपोर्ट की वजह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी चाह के भी उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को नहीं हटा पा रहे हैं, वैसे ही चाह के भी नितिन गडकरी जी को वो नहीं हटा पाए और उनको वही मंत्रालय देना पड़ा जो पहले था। अब ये समझ में आता है कि खुले तौर पर लोग चाहना शुरू कर दिए हैं कि मोदी जी और अमित शाह का जो एक गुट है उसको किसी भी तरीके से बीजेपी से अलग किया जाए या साइडलाइन किया जाए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस अपने आप को चेंज कर रही है, राहुल गांधी जिस तरीके से चेंज कर रहा है और इंडिया गठबंधन के नेता जिस मजबूती के साथ सत्ताधारी पक्ष के हर चीज का विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में आरएसएस और बीजेपी देश से पूर्णतः समाप्त हो सकती है। पूर्णतः समाप्त होने का सिर्फ एक मतलब है कि बहुत बड़े नुकसान के साथ। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठती। हमारे पूरी टीम की निगाहें महाराष्ट्र की राजनीति पर लगी हुई हैं। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।